हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित क्लासेस। मैं अंकित किराड़ू आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लॉकडाउन नहीं ये काउंटडाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्वांटो मैंने क्यों डाला है, इसका रीजन मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है कि हम घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकें, ताकि हम आगे हमारे जो भी एग्जाम हो उसमें हमें मतलब ज्यादा पढ़ना ना पड़े। अभी से हम अपनी प्रिपरेशन को वैसे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि बैंकिंग के एग्जाम 2020 में नहीं होंगे, हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं हो, लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। सभी एग्जाम, बैंकिंग का हो चाहे इंश्योरेंस का हो, जो हर साल होते हैं वही एग्जाम वापस इसी साल होंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम में, जैसे कोई अगर आरआरबी अगस्त में आता है तो वो हो सकता है 1 मंथ नीचे या 1 मंथ ऊपर चला जाए, लेकिन होंगे सभी एग्जाम। जैसा अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एसबीआई ने अपना प्री का मतलब प्री करवा लिया, मेंस का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। तो हो सकता है कि एग्जाम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो, सभी एग्जाम होंगे। और इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखें जैसा कि आप नॉर्मल एग्जाम के टाइम में रखते हैं, जिससे आपके लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आप हो सकता है कि आप क्लियर कर जाए एग्जाम। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि एग्जाम नहीं होंगे, सभी एग्जाम टाइम पर होंगे। हो सकता है टाइम ऊपर नीचे हो, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि आप घर पे रहिए और पढ़ते रहिए बस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक पे हर एक बेसिस पे मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। जो भी क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस पे बन सकते हैं वो सारे मैंने रखे हैं, चाहे वो वेन डायग्राम के हो, चाहे वो वोटिंग वाले हो, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर वाले हो। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी जो फ्रैक्शन वैल्यूज वाली वीडियो है वो नहीं देखी है, तो फ्रैक्शन वैल्यू वाली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम आसानी से याद करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रिक के माध्यम से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आई ऊपर आई क्लिक पर भी लाइक जो वो जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट वेट ओके ओके। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इफ द एनुअल इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 6 complete 1/4% and the present population of the village is 4096, then what will be the population of the village after 3 year? यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 सही 1/4% और गांव की वर्तमान जनसंख्या 40 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आपको ये बताना है कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले तो इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी क्या होती है, 1/6 से 1/16 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये डायरेक्ट 1/60 कैसे लिख दिया। तो पहले यहां लिखूंगा पहले और बाद में, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के पॉपुलेशन वाले ऐसे ही करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले अगर मान लो 16 रही होगी, ये देखो पहले पॉपुलेशन 16 रही होगी, एक का इंक्रीमेंट यानी अब कितनी हो गई, 17। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बतानी है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें बतानी है, ये हमें गिवन होगी। कोई भी एक गिवन दे सकता है, कह देगा कि 3 साल बाद की वैल्यू मतलब जनसंख्या ये थी और 3 साल पहले की जनसंख्या बताओ, तो आप उससे उसका कंपेयर कराएंगे। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष का चाहिए, तो मैं इसका क्यूब कर लूंगा और इसका भी क्यूब कर लूंगा, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद बोल रहा है। ये देखो ये रहा, तो इसका क्यूब क्या आएगा, 4096, और इसका क्यूब क्या आएगा, 4913। ये आ गई। अब ये बोल रहा है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4096, यानी कि ये वर्तमान की पहले की बात कर रहा है। तो पहले कितनी थी, 4096, यानी कि ये इसका कितना गुना हो गया, 1 टाइम हो गया। तो इसका भी हम 1 टाइम कर देंगे, यानी कि 4913 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 4913 होगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे कि भाई 40 ले लिया, फिर इसका इस परसेंटेज निकाला, फिर उसमें जो आया उसका परसेंटेज निकाला, तो इससे थोड़ा टिपिकल बन जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन इस मेथड से करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 62 complete 1/2% of a number is subtracted from this number, the result is 6323।
6323 देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या का 62 कंप्लीट 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होगी। अब ये कैसे डायरेक्ट निकाली, ये आप वो वीडियो देखेंगे तब भी आपको पता होगा। ओके, वो आप देख लेना। अब सपोज दैट मेरा ओरिजिनल नंबर 8 था, ठीक है, और 8 का 62 1/2% करेंगे तब भी 5 आएगा। तो मान लो मैंने 8 में से 5 लेस किया, क्योंकि ये बोल रहा है ना घटाने पर, तो 5 लेस किया, यहां लिख देता हूं 8 - 5 बराबर कितना बच जाएगा 3। तो ये 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6321, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2107। अब हमें निकालना क्या है 8 की वैल्यू, ये पूछा देखो, तब मूल संख्या ज्ञात करो। यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे अकॉर्डिंग 8 था, लेकिन हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम मेन ओरिजिनल नंबर तक पहुंच पाएंगे। तो 2107 × 8 करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो आएगा 16856, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को एक्स लेके तो थोड़ा टिपिकल बन जाएगा। आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से खेलना आना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप पॉसिबल। और फ्रेंड्स परसेंटेज और रेशियो ऐसे टॉपिक है, अगर ये अच्छे से कवर है तो 80% अर्थमेटिक उसके हाथ में है, जिसके पास ये कवर है सारे। तो फ्रेंड्स आप परसेंटेज और रेशियो पर ज्यादा कमाल रखें, इन दो चैप्टर को बेहतरीन तरीके से करें ताकि आपके सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है जो मैंने 2 नंबर क्वेश्चन करवाया था। इसमें घटाने की जगह जोड़ना होगा, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं आपको देख सकूं सही है या गलत है आंसर। और ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी इसी के बेस पर है, ये भी इस 4th का और 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को जरूर दें। ये भी जोड़ने पर बेस पर भी है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 5th नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, ये कह रहा है 40% ऑफ ए नंबर इज 280, देन व्हाट विल बी द 120% ऑफ दिस नंबर। 40% किसी नंबर का 280 है, ठीक है। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। भाई 40% 280 है, यानी कि ये 40% की वैल्यू थी, ये ओरिजिनल हो गया, ये परसेंट हो गया। भाई 5 का 40% 2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 280। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी एक की वैल्यू। ओके, और निकालना क्या है हमें, पहले ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो 45 का कितना होता है 70, यानी 700 इसका ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इस ओरिजिनल नंबर का भी 120% निकालना है, तो 100% तो ये अपने आप में है भाई, इसका 120% निकालूंगा मैं, इसका 700 का, तो 100% तो ये अपने आप में खुद में ही है 100%, तो 700, तो 20% और निकालना है, तो 70% क्या होता है इसका 10%, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 20% आ जाएगा, यानी 140 इसमें ऐड कर दूंगा तो 048 ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन प्री लेवल में पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। यदि एक वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 40% अभी देखा था 2/5 होता है। सपोज दैट अगर मेरी भुजा पहले 5 रही होगी वर्ग की एक भुजा, और 2 ऐड कर दिया, यानी कि अब कितने हो गई 7 हो गई। आपको पता है भुजा का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ इसका कितना हो जाएगा 49। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 24, और ये कंपेरिजन करना है क्योंकि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो इससे कंपेरिजन होगा। वो करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और इंटू 100 क्योंकि ये प्रतिशत पूछा तो ये 4 टाइम गया, तो इसका कितना आ जाएगा 96% उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। The sum of two numbers is 650. If the larger number is reduced by 4% and the smaller number is increased by 12%, find the number. दो संख्याओं का योग 650 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या दे दी, अब मेरे को दो संख्या x और y मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो सपोज दैट मैं x एक नंबर को मान लेता हूँ। x को क्या कर रहा है 4% घटा रहा है, यानी कि 100 से 4 लेस किया तो 96 हो गया। और दूसरी नंबर क्या कर रहा है y को 12% बढ़ा रहा है, तो y मल्टीप्लाई 112 इंटू डिवाइड बाई 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा 9600x, और यहाँ कितना आ जाएगा 11200y। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 8 से जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम 12x बराबर कितना हो गया, ये 8 से जाएगा 14 टाइम, मतलब 40 टाइम, तो यहाँ कितना आ गया भाई। अब आपको पता है ये फिर कटते हैं 6 से और ये 7 से, ये x और ये y हो गया। तो अब ये y इस साइड चला जाएगा,
सॉरी ये x इस टाइप मतलब 7 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 7, और ये 6 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। अब ये बोल रहा है इनका जो सम दिया हुआ है ये 650 दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना सम हो रहा है 6 और 7 कितना हो गया 13, तो 13 की वैल्यू कितनी गिवन है 650, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और निकालना क्या है ये दोनों संख्या बतानी है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, दो क्या आएगा 700, 350 और 300, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, अब नहीं आएगी ये देखना, मैं इसको इसकी शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये कह रहा है अंकित स्पेंड 12 कंप्लीट 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन डेली यूजेज आइटम एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंट ऑन क्लॉथ, आफ्टर विच ही हैज बैलेंस इज 44,110 फाइंड अंकित सैलरी। अंकित अपने वेतन का 12 कंप्लीट 1/2% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% भाग कपड़ों पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 4410 रुपए शेष बचते हैं। अंकित का वेतन ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5 की 1/8 होती है। सारा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में है। फिर कह रहा हूं अगर आपके फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर नहीं है तो आप परसेंटेज को नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज के साथ में सारे अर्थमेटिक में फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत यूज होता है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो जरूर देखें, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू की मैंने सारी ट्रिक्स बताई दी है। तो 1/8 होता है। सपोज दैट मेरी सैलरी 8 रही होगी, मेरा वेतन 8 रहा होगा, अंकित की बात कर रहा है, यानी अंकित की अगर सैलरी 8 रही होगी तो एक उसने खर्चा कर दिया, यानी कि बचाया कितना 7 बचाया, बस यही लिखना है। 8 उसकी सैलरी थी, यहां मैं लिख लेता हूं सैलरी, और ये उसकी सेविंग हो गई, ठीक है। 8 उसकी सैलरी थी, एक खर्चा कर दिया, बचाया कितना 7। अब यहाँ आता है 30 वेतन का 30%, शेष वेतन का इससे कोई लेना देना नहीं है। शेष वेतन से अगर आप 100 मान के करोगे तो इस चीज का लेना देना है कि भाई शेष वेतन का पहले उसमें से लेस करो, लेकिन मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ उस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये कुछ मतलब ये शेष वेतन का कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी, तो इसको 0 से यानी 3/10। सपोज दैट अगर 10 मतलब 10 उसका वो सैलरी रही होगी, 3 का उसने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 7 बचाया, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करा दो 49 और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करा दो 80। 49 की वैल्यू गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि ये कह रहा है इसके बाद उसके पास 4410 रुपए शेष बचते हैं, यानी कि ये सेविंग है। और हमारे अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है 49, लेकिन ओरिजिनल में कितनी गिवन है 4410। तो इसका ये कितना टाइम हो गया, ये इसका हो गया करीब 90 टाइम, 90 टाइम हो गया। और पूछा क्या है अंकित का वेतन ज्ञात करो, यानी कि इसका पूछा है, तो इसको भी हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7200, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर आप खुद से करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम ऐसा ही है जैसा हमने 8 नंबर क्वेश्चन किया था, उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन के आंसर जरूर देना फ्रेंड्स, जिससे आपको खुद को मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा कि मैं कहाँ स्ट्राइक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, ये कह रहा है इफ ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 50% and the expenditure is also increased by 50%, then find the percentage change in the saving। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब आय और वाले भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है और सेविंग होती है। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अभी मेरे को अपनी आय पता नहीं है कितनी है एक व्यक्ति की, तो मैं 100 एज्यूम कर लेता हूँ, 100 थी, 60 अगर खर्च कर दिया तो सेविंग कितना कर रहा होगा 40 कर रहा होगा। अब ये बोल रहा है यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, तो अगर इनकम को 15% बढ़ा दूंगा मैं, तो 15% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी इनकम, अब 115 हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर को भी 15% बढ़ाना है, ये देखो ये बोल रहा है, और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो 60 का 15% कितना होता है, 60 का 15% निकालूंगा तो 9 होता है। तो पहले 60 था, अब 9 बढ़ा दिया, यानी अब कितना हो गया 69। अब इन दोनों को लेस करूंगा तभी तो सेविंग आएगी, कितनी आएगी 46। अब ये पूछ रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले बचत 40 थी, अब 46 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट 6 का, और तुलना करता है तो प्रीवियस से करते हैं तो 40 लिखूंगा और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज पूछता है। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, ये फिर 3 टाइम गया, यानी कि 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते 15-15 के, और एक में इंक्रीमेंट और एक में डिक्रीमेंट लिखा होता, तो आपको इंक्रीमेंट में टिक करना था, क्योंकि बढ़ रही है सेविंग। देखो पहले 40 थी और अब 46 हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 भी जो हमने 10 किया था इसी बेस पर है, इसको भी आप खुद से ट्राई करना और जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना और मैं आंसर के रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपके आंसर सही होंगे तो मैं आपको बता दूंगा सही है, गलत होंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा गलत है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन रखे हैं, ये सारे आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये इलेक्शन पर बेस्ड जो आता है क्वेश्चन वो है, ये कह रहा है देयर आर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, इफ वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वोट, द अदर कैंडिडेट वाज डिफीटेड बाय 298 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए करके दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव हरा दिया, तब कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, मान लो मैंने माना 100 वोट से, अब इसमें दो ही कैंडिडेट होता है, विनर और लूजर दो ही होता है, तो ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। ये बोल रहा है एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके दूसरे को इतने वोटों से हरा दिया, जो इसने 60% प्राप्त किए हैं, तब 60% अगर इसने कर लिए तो लूजर कितने करेगा, 40% करेगा। अब ये बोल रहा है 298 मतों से चुनाव हरा दिया, यानी कि विनर ने 298 वोट अधिक लिए होंगे। यहाँ परसेंटेज में कितने वोट अधिक ले रहा है, 20%। तो मैं कह सकता हूँ इस 20% की वैल्यू हमें गिवन है 298, 298 20 की वैल्यू गिवन है और ये टोटल वोट निकालना है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 कैंसिल और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1490 हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स हमें पता है चुनाव वालों में क्या होता है, दो ही कैंडिडेट होते हैं, एक विनर एक लूजर। ये कह रहा है 60% प्राप्त करता है, तो विनर अगर 60% प्राप्त कर रहा है तो लूजर कितना करेगा, 40%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20%। 20% की वैल्यू हमें गिवन है 298, तो 1% की वैल्यू निकाल ली और 100% की भी वैल्यू 1490 होगी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों को 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से चुनाव जीत गया, तब मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है। सपोज दैट मेरे 100 से चुनाव, ये बोल रहा है 10% मत अवैध, सॉरी ये बोल रहा है 10% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, यानी कि अब कितनों ने किया, 90 ने। अब ये बोल रहा है इसमें से भी 10% अवैध घोषित हो गए, तो 10% अगर अवैध, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये अवैध है और ये प्रयोग नहीं, यहां मैं लिख लेता हूं, ठीक है। 10% अगर, तो 90 का 10% 9 होता है और इसमें से लेस करेंगे तो 81। अब हमारे पास टोटल जो भी, जस्ट वेट नीचे कर लेता हूं, ओके। अब हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, जो वैलिड वोट है ये 81 है। अब यहाँ विनर होगा और एक लूजर होगा, तो यहाँ विनर होगा और लूजर होगा। विनर को कितने मत प्राप्त हुए, 70%। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्या अगर ये 80 है, सॉरी 81 है, ये 81 है, तो 81 का अगर आप ऐसे करेंगे 81 मल्टीप्लाई 70%, इसका निकालेंगे सिंगल, ठीक है, ये आ जाएगा आपके 56.7, यहाँ आएगा, फिर इसमें से लेस करेंगे तो आप डायरेक्ट, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं, ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पे 70 लिख लिया। अब ये अपने आप में 100% है, हमें पता है, तो इस 100% का 70% इतने ले लिया, तो 100% का बाकी बच्चा कौन लेगा, लूजर लेगा 30%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। लेकिन हम इस डायरेक्ट तुलना 40% की इस नंबर से नहीं कर सकते वोट से, क्योंकि ये जो ये बोल रहा है ना मत प्राप्त करके जीत गया, यानी कि ये डिफरेंस तो दे रहा है भाई, इतने नंबर इतने वोट से ये अधिक से जीत गया, तो डायरेक्ट 40% को हम इसके कंपेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये 40% पहले 81 का 40% निकलेगा फ्रेंड्स, तभी हम, तो 81 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 32.4 आएगा। अब ये 32.4 की वैल्यू हमें गिवन है 7290, तो अब आप कंपैरिजन करवाएंगे और 100 टोटल वोट्स की निकालनी है। अब मैं आपको बता देता हूं, 7290 डिवाइड बाय 32.4 मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, क्योंकि हमें 100 मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 22,500 इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई कि मैंने 80 का ही क्यों लिया, 81 अपने आप में 100% हो गई, इसका 70% ये ले रहा है, 100% का 100% का 70 ये ले रहा है, तो बच्चा 30% लूजर लेगा। इन दोनों का डिफरेंस 40 आया, 40 डायरेक्ट इसके बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि पहले 81 का 40% निकालना पड़ता। अगर आप ऐसे करते कि भाई 80 का यहाँ इस मेथड से करते, 40% निकालते, फिर जो आता, मतलब सॉरी 70% निकालते, फिर जो आता, फिर इसको 81 से लेस करके यहाँ रखते, फिर दोनों का डिफरेंस आता, वो आप डायरेक्ट इसके बराबर रख सकते थे, लेकिन ये 40% में, इसलिए हमने इसके बराबर नहीं रखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक इन एन इलेक्शन 10% वोट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर वोट्स एंड 1200 वोट वेर डिक्लेयर इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव
68% of the vote total votes of their election roll and won the election with 5640 votes. Then how many votes did the losing candidate? एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 1200 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 68% मत प्राप्त किए और वह 56,400 मतों से चुनाव जीत गया। तब आने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत प्राप्त किए, मतलब कितने मतदाता वोट प्राप्त किए। तो मान लिया मैंने 100 वोट थे, 10% ने प्रयोग ही नहीं किया, तब 10% ये काउंट ही नहीं होंगे। कितने ने किया? 90% ने। अब ये बोल रहा है इसने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, परसेंट में वैल्यू दी हुई थी अवैध की, लेकिन इस बार टोटल वोट ही दे दिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ 1200 में यहाँ 1200 लेस कर देता हूँ, 1200 अवैध है ये वोट, ठीक है, ये काउंट नहीं हुए। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, 90 का है, अब 90 में से 2 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अभी हमें वोट दे दिया है, ये परसेंटेज होता तो मैं 90 से लेस करता, लेकिन ये वोट दे दिया, तो इसको हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ विनर आएगा कैंडिडेट और एक लूजर आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 68% प्राप्त किया। 68% कुल मतदाताओं का मतलब वैलिड वोट का ही तो करेगा, तो 90 का ही तो 68% करेगा, तो 90 का अगर 68% विजेता कर रहा है तो डिफीट वाला कितना करेगा, यहाँ 8 आएगा, यानी 22% डिफीट वाला करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि 56,400 से चुनाव जीत गया, यानी कि इसने इससे 56,400 अधिक लिए होंगे, लेकिन परसेंटेज में कितने अधिक ले रहा है, 46% अधिक ले रहा है। तो 46% की वैल्यू कितनी गिवन है, 56,400। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 46 की वैल्यू 56,400 है? नहीं कह सकता, क्योंकि 56,400 में से ये अवैध वोट हमें लेस करने पड़ेंगे 1200। तो इसमें से जब मैं लेस करूंगा तो कितना आएगा, 00255, यानी कि 55,200। अब ये जो 46 की वैल्यू है ये 55,200 के बराबर है, 46 की वैल्यू 55,200 के बराबर है। तो ये करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम 9 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 टाइम, तो 1200 आ गया। अब निकालना क्या है हमें, ये कह रहा है तो तब आने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो आने वाले उम्मीदवार को 22 था, तो 22 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 1200 से, तो ये कितना आएगा 24, ये 2 गया 24, यानी कि 64, यानी 26,400 आ गया। लेकिन ये 26,400 भी अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी ना कि खाली जीतने वाले को ही अवैध वोट मिलेंगे, आने वाले को भी तो मिलेंगे। तो इसमें से 1200 अवैध वोट भी हम लेस करेंगे, तो 00252, यानी कि 25,200 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो भी क्वेश्चन वोटिंग मतलब चुनाव संबंधित बन सकते थे, इलेक्शन संबंधित, वो सारे मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स ये इसके जैसा ही था, 14 नंबर के क्वेश्चन जैसा। ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, जैसा मैंने अभी 14 नंबर करवाया था, सेम उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, ये देखिए वेन डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन है। इसमें बहुत जनों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब से नहीं आएगी। ये बोल रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 68 छात्र उत्तीर्ण हुए हो, तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी। अब आपको पता है ये सब वेन डायग्राम से बनाता है, तो मैंने 2 वेन डायग्राम बना लिए, क्योंकि 2 दिया हुआ, इंग्लिश और मैथ और इंग्लिश। तो यहाँ ये हो गया मैथ का और ये हो गया इंग्लिश का। ओके, अब फ्रेंड्स वेन डायग्राम बनेगा किस कंडीशन में किसका, ये जानना बहुत जरूरी है। आप सीधा वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये किसका बनेगा, सबसे ये दिया हुआ है ना, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। बोध का जब दिया हुआ होगा ना कि दोनों में यह रहा या 3 हो तीनों में रह रहा, तो बोध के अकॉर्डिंग बोध का देखना है कि बोध किसका दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, तब वेन डायग्राम भी अनुत्तीर्ण का दिया हुआ होगा। अगर ये उत्तीर्ण का दिया हुआ होता तो वेन डायग्राम भी उत्तीर्ण का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वेन डायग्राम उत्तीर्ण का कितना है, ये बोल रहा है 52% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे। तो ये वेन डायग्राम बनेगा किसका, फेल का बनेगा। मैंने बता दिया क्यों बनेगा। तो यहाँ आएगा 52%, यही तो है, दोनों वाली वैल्यू 52% इसमें रहा। तो आप फ्रेंड्स एक बात बताओ, जस्ट वेट, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा। ओके, ये मैथ का हो गया। अब 52% अगर मैथ में है, भाई ये पूरा कंप्लीट मैथ का हो गया। अब मेरे को केवल मैथ में, ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, तो अगर मेरे को केवल ये 65% तो फ्रेंड्स पूरा है, इसका पूरा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो केवल मैथ में चाहिए। तो केवल मैथ के लिए मेरे को 65 में से 52 लेस करना पड़ेगा, तब ये यहाँ वाली वैल्यू आएगी। तो कितनी आएगी,
13 आ गई। तो 13 केवल मैथ में थे। अब इस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी कि 65 पूरा मैथ में हो गया। अब केवल इंग्लिश में निकालने के लिए भाई 52 पूरा है, तो केवल इंग्लिश में कितने है 75। अब 75 में से 52 लेस करूंगा तो कितना आएगा 23। अब इस सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास फेल परसेंटेज आएगा। तो कितना बना रहा है देखिए 13, 23 और 52 कितना बनाएगा 8, और ये कितना हो गया 8, यानी कि 83%। अब 83% अगर फेल हुआ है तो पास कितने होंगे 12% 100 में से। अब इस 12% की वैल्यू कितनी गिवन है देखो, यदि दोनों विषयों में 68% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास कितने हुए 68, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज 12 आ रहा है, तो 68 की वैल्यू 12 गिवन है और निकालना क्या 100%, तो मल्टीप्लाई 100 करवा दूंगा तो आएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 400 उस 400 700 में ये परीक्षा जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करना। ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ किसका वेन डायग्राम बनेगा, ये मैं सॉरी करवा ही देता हूँ आप लोगों को ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये क्या है 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, तो यहाँ मैं भौतिक लिख लेता हूँ। और क्या बोल रहा है 70% रसायन में, ये रसायन हो गया। ठीक है, दो मैंने डायग्राम बना लिए। अब यहाँ मैंने कहा था किसका बनेगा, इसकी डिसाइड कौन करेगा ये, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल का बनेगा। तो फेल का ही बनेगा क्योंकि अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये डायग्राम किसका बनेगा आपके फेल का बनेगा। तो फेल कितने हो गए 15% छात्र दोनों विषयों में, फेल सॉरी मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। ये रसायन हो गया, ये भौतिक हो गया। अब हमें पता है फ्रेंड्स फेल का बनाना है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है ये देखो 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो अगर 80% भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं, क्योंकि हमें फेल का चाहिए सारा डायग्राम, क्योंकि दोनों बोथ का फेल का दिया हुआ है, तो हमें तो फेल का बनाना पड़ेगा। तो 80% अगर पास हुए हैं भौतिक विज्ञान में, तो फेल कितने होंगे 20%। अब ये 20% की वैल्यू पूरे सर्कल के बराबर है, लेकिन हमें केवल भौतिक में कितने फेल हुए हैं, इसके लिए इस 15 में से 20 को लेस करूंगा तो ये केवल भौतिक का आ जाएगा। वैसे इसमें करेंगे 70% रसायन में अगर पास हुआ है तो फेल कितने हुए होंगे 30%, और 30% डायरेक्ट में लिख नहीं सकता क्योंकि ये 30% तो पूरा है, 15 लेस करूंगा तो केवल रसायन में कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 35 ही आएगा। अब ये 35% क्या है, ये फेल परसेंट है, और यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी हुई है तो 100 में से 35 लेस करूंगा तो कितना आएगा 65%। अब ये 65% की वैल्यू 2325 के बराबर दी हुई है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर शायद ए होगा। ये आप कैलकुलेशन है, ये आप देख लेना। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके आज 17 क्वेश्चन रखे थे। आई होप सारे मतलब सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं अपने डाउट, मैं वहां पे आपको क्लियर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपके पास टाइम से टाइम पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैं भेज दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी परसेंटेज बेस पर वीडियो। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।